डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा, बाढ़ की स्थिति, आगामी त्योहारों की तैयारियों, खाद की उपलब्धता की समीक्षा की। सीएम योगी ने अधिकारियों को पुख्ता व्यवस्था के दिए सख्त निर्देश दिए। यूपी में 10 से 15 अगस्त तक बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान। विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा आयोजित कर राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाना लक्ष्य। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से संपर्क कर उनके संघर्ष और बलिदान को किया जाएगा याद। साथ ही शहीद वीर सैनिकों के परिजनों को किया जाएगा सम्मानित। चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की बड़ी मुश्किलें। बैंक ने शाहजहांपुर में घर को नीलाम करने के लिए नोटिस चिपकाया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का राजपाल यादव पर 16 करोड़ 61 लाख 64 हजार का कर्ज बकाया। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता मिशन शक्ति को और प्रभावी बनाए बढ़ा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में न आए कोई कमी। तटबंधों की सुरक्षा बढ़ाएं, कटान प्रभावित परिवारों को मिले तत्काल राहत। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा, बाढ़ की स्थिति, आगामी पर्व एवं त्योहारों की तैयारियों, खाद की उपलब्धता तथा स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व है। इसके शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। भ्रामक और मिथ्या समाज फैलाकर माहौल बिगाड़ने के हर प्रयास का तत्काल तथ्यात्मक खंडन किया जाए। पवित्र धार्मिक आयोजनों में उपद्रव, अराजकता और गुंडागर्दी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब समाज में जातीय विद्वेष फैलाने की साजिशें की जा रही हैं, ऐसे समय में लाखों श्रद्धालुओं की सहभागिता वाली कांवड़ यात्रा सामाजिक समरसता का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आई है। आज जब मैं भदोही के अंदर देखता हूं, कालीन के क्लस्टर को देखता हूं, 2017 के पहले ये मृत प्राय सा हो गया था। आज मुझे लगता है जब मैं वहां जाता हूं, देखता हूं, अब वो सैकड़ों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं कालीन दुनिया के बाजार में। और याद करना, जब देश की नई संसद बनी, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बनी हुई भारत की नई संसद में जब कालीन की बात हुई तो कहीं विदेश से नहीं मंगाया। मोदी जी ने कहा नहीं, भदोही की कालीन लगनी चाहिए। भदोही की कालीन लगी थी। देश की संसद में अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान झलकते हुए दिखाई देते हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर जाकर के देख सकते हैं, वो आपको दिखाई देगा। हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी जो परिश्रम करेगा, हम जब स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो भारत का पैसा भारत में ही लगेगा। तो हमारे हस्तशिल्पी के चेहरे पर खुशहाली आएगी, उसके चेहरे पर समृद्धि, उसके जीवन में समृद्धि आएगी। यह समृद्धि एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश की समृद्धि का कारण बनेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान और विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा आयोजित कर रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष टोली का गठन किया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 10 से 15 अगस्त तक जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इससे पूरे प्रदेश में देशभक्ति का माहौल बनेगा। अभियान को बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करेंगे और राष्ट्रभक्ति का संदेश देंगे। हर घर तिरंगा अभियान के दौरान पार्टी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से संपर्क करेगी, उनके संघर्ष और बलिदान को याद किया जाएगा। इसके साथ ही शहीद वीर सैनिकों के परिजनों को सम्मानित भी किया जाएगा।
भाजपा का मानना है कि नई पीढ़ी को देश के वीरों के बारे में जानना जरूरी है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी आम जनता, व्यापारी और सरकारी संस्थानों से अपील की जाएगी कि वे अपने घर, दुकान और कार्यालयों पर तिरंगा लगाएं। स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संगठनों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। तिरंगा फहराते हुए सेल्फी नमो ऐप, सरल पोर्टल और सोशल मीडिया पर डाली जाएगी। सीएम योगी ने भी इस साल 5 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए सभी वर्गों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं 9 से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्मारकों और स्मृति स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। विभाजन पीड़ित शरणार्थी परिवारों के साथ कैंडल मार्च होगा। इसके अलावा 14 और 15 अगस्त को प्रदेश के सभी सिनेमाघरों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अनिवार्य प्रसारण होगा। 15 अगस्त को पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य आयोजन होगा। 2022 से प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को लिया कि जो हमारे अमर शहीद है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे देश को आजाद में इसी तिरंगा को लेकर भेज हुए थे और हर घर तिरंगा का योजना उन्होंने बनाया। और जब आजादी की 75वां साल था उस समय से जो हमारा झंडा एक्ट था उसको परिवर्तित किया गया, क्योंकि पहले तिरंगा हर घर पे नहीं लग सकता था। उसको शिथिल करके उसको सम्मान पूर्वक सभी घर के लिए नया कानून भी लेकर के हम आए। उसके तहत आज पूरे देश में आप देखें तो लगातार हर साल हम लोग इसको 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक बनाते हैं, हर घर तिरंगा फहराते हैं। ऐसे कहीं ना कहीं देश की एकता अखंडता बनती है, समाज को सभी एक साथ जोड़ने में मदद मिलती है। विभाजन की विभीषिका को भी हम लोग याद करते हैं। विभाजन की विभीषिका को हम लोग किस तरीके से याद करते हैं? वो दिन कैसा था? विभाजन की विभीषिका बहुत ही हम लोग के लिए कष्टदायक जब दिन को याद किया जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत कष्ट होता है। किस प्रकार से देश का बंटवारा हुआ, कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी, इसलिए विभीषिका दिवस को भी कहीं ना कहीं हम याद करने का। 8 अगस्त को राहुल गांधी आ रहे हैं छात्रों से संवाद करने। पीलीभीत जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के प्रावधानों एवं क्रियान्वयन को लेकर पंच सम्मेलन का आयोजन गांधी सभागार में किया गया। वहीं सम्मेलन में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के मुख्य बिंदु एवं विशेषताएं, योजना का उद्देश्य, शासन संरचना, बजट एवं वित्त पोषण के बारे में जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और श्रमिकों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना है, जिससे शहरों की ओर होने वाले पलायन पर रोक लग सके। योजना के तहत 125 दिन के रोजगार का प्रावधान तथा प्रतिदिन ₹300 मजदूरी तय की गई। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए युवा एवं महिला सशक्तिकरण एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। उन्होंने ग्राम प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने अपने गांव की आधारभूत संरचनाओं को और बेहतर बनाएं। विद्यालय, ग्राम सचिवालय, आंगनबाड़ी केंद्र को बेहतर व स्वच्छ बनाएं। चेक बाउंस मामले में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। शाहजहांपुर में सेंट्रल बैंक इंडिया मुंबई ने उनकी संपत्ति को नीलाम करने के लिए नोटिस चिपका किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई का राजपाल यादव पर 16 करोड़ 61,64,000 का कर्ज बकाया है। राजपाल यादव ने यह लोन फिल्म अता पता लापता के लिए लिया था। कर्ज न चुकाने पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई की शाखा के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। शाहजहांपुर में बंडा स्थित एक संपत्ति यादव भवन की कीमत 3 करोड़ 19,26,000 रुपए बताई गई है। नीलामी में शामिल होने के लिए 31 लाख रुपए बयाना 7 सितंबर तक जमा कराना होगा, जिसकी नीलामी 9 सितंबर 2026 को ऑनलाइन नीलामी के जरिए की जाएगी। राजपाल यादव ने लोन में अपनी पत्नी राधा यादव और अपनी मां गोदावरी यादव की संपत्तियों को गारंटी के तौर पर मर्ज किया गया था, जिसके चलते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई ने शाहजहांपुर के उनकी एक संपत्ति को नीलाम करने की कार्रवाई की है, जिस कंपनी के मालिक का चेक बाउंस हुआ था। वह भी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल राजपाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। बैंक द्वारा उनके घर पर नीलामी का नोटिस चिपका दिया गया है।
गजरौला के जुबिलैंड फैक्ट्री द्वारा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़े जा रहे विषैले पानी को लेकर भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा 166 दिन से सवाजपुर हाईवे किनारे टेंट लगाकर धरना दे रहा है। किसानों की मांग पर जुबिलैंड ने उनके खेतों में कई ट्यूबवेल और नाईपुरा गांव में 32 लाख की लागत से आरओ प्लांट लगवाने के लिए बिल्डिंग का निर्माण कार्य कराया था, लेकिन पहली बारिश में ही सस्ते निर्माण की वजह से यह बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि 32 लाख की लागत वाली इस बिल्डिंग में ना कोई पिलर है और ना ही कोई सपोर्ट दिया गया है। पूरी बिल्डिंग कच्ची और घटिया ईंटों से बनाई जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि विकास के नाम पर उन्हें गुमराह किया जा रहा है और जुबिलैंड के कुछ भ्रष्ट कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर निर्माण में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल किसान संगठन ने मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आरओ प्लांट बनना था, 2 दिन बने हुए हैं, ओनली 2 दिन, और 1 दिन की बारिश में गिर गया। 32 लाख की लागत से सुना है हमने। अच्छा, कौन किस ठेकेदार के अंडर में बन रहा है? ये तो लोग मिस्त्री तो बूंदी सर को बता रहे हैं, मगर उनका कोई इसमें रोल नहीं है। हमने तो ये सुना था वार्ड मेंबर के अंडर में बनना है। वार्ड मेंबर कौन है आपका? वार्ड मेंबर चरण सिंह है, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मेरे अंडर में कोई चीज नहीं बनी। गाजीपुर में मिलावटी और मानक विहीन खाद्य पदार्थों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी FSDA की टीम ने जिले के कई आटा मिलों और दुकानों पर एक साथ छापेमारी कर 9 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए हैं। इतना ही नहीं, मानकों पर खरा न उतरने के संदेह से 1454 किलोग्राम गेहूं का आटा भी सीज किया गया। अब लैब रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। दरअसल गाजीपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मिलावटी और मानक विहीन खाद्य पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए जिले की 9 आटा निर्माण इकाइयों और दुकानों पर छापेमारी की। अभियान के दौरान अधिकारियों ने कुल 9 नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेज दिए। जांच के दौरान टीम ने डेमा स्थित अर्चना एग्रो इंडस्ट्रीज से 1376 किलोग्राम तथा बिरनो स्थित चौधरी इंटरप्राइजेस से 78 किलोग्राम गेहूं का आटा जब्त किया था। इस तरह कुल 1454 किलोग्राम आटा, जिसकी अनुमानित कीमत 36,740 रुपए बताई गई है, सीज कर दिया गया। वहीं FSDA अधिकारी के अनुसार सभी नमूनों की वैज्ञानिक जांच कराई जाएगी। यदि जांच रिपोर्ट में आटा मानक विहीन या मिलावटी पाया जाता है तो संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि जनपद में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मिलावट करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह अभियान लगातार जारी रहेगा। खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश पर एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर सघन कार्यवाही चल रही है। दिनांक 4 अगस्त से जो है 6 अगस्त तक के लिए इसमें जो है विशेष करके जो है आटा मिलों में जो है जांच करनी है कि यहाँ अगर कोई अब मिश्रक तो नहीं मिलाया जा रहा, क्योंकि न्यूज में आया था कि सेलखड़ी मिलाई जा रही है या जो है चावल खुर्दी। तो इस तरह कोई प्रकरण जो है जनपद में नहीं आया है। फिलहाल जो है आज 3 नमूने भरे गए हैं। 2 नमूना आटा का है और 1 मायोनीज का। कृष्णानगर जंगीपुर जो है बाबा विश्वनाथ फ्लोर मिल से आटे का नमूना भरा गया है और बीरापाक करंडा से DKR सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से भी आटे का नमूना भरा गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी के कौशाम्बी पुलिस ने दोस्ती की आड़ में की गई लूट का सनसनीखेज खुलासा किया है। विदेश से कमाकर लौटे युवक का मोबाइल उसके ही दोस्त ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लूट लिया था। आरोपियों की योजना मोबाइल के जरिए नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर पीड़ित के खाते से 10 लाख से 15 लाख रुपए उड़ाने की कोशिश थी। हालांकि पुलिस ने समय रहते तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। मामला मंजनपुर थाना क्षेत्र के मगरोहनी गांव का है। एसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि विदेश से लौटे बलराम का दोस्त जयप्रकाश सरोज उसके बैंक खाते में जमा रकम से वाकिफ था। इसी लालच में उसने अपने साथी रजनीश और लक्ष्मण के साथ मिलकर बलराम को मोबाइल लूट लिया। आरोपियों का मकसद मोबाइल के जरिए नेट बैंकिंग संचालित कर खाते से लाखों रुपए निकालना था।
घटना के बाद पुलिस ने सर्विलांस, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। पुलिस ने लूटा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है। वहीं एसपी ने बताया कि यदि समय रहते आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो वह पीड़ित के खाते से 10 से 15 लाख रुपए निकाल सकते थे। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई भी कर रही है। दिनांक 1 अगस्त को एक बलराम नामक व्यक्ति जो मगरोनी के रहने वाले हैं, इनके साथ एक मोबाइल छीनने की घटना हुई थी, जिसके संबंध में 2 अगस्त को इनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई। इस सूचना पर थाना मंजनपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तगण की गिरफ्तारी तथा घटना के अनावरण के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था। इसमें 3 अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तथा इनके कब्जे से जो छिनेती का मोबाइल है वो बरामद किया गया, तो इन्होंने बताया कि जो वादी है इसमें से एक व्यक्ति इनका जानने वाला था, जो जयप्रकाश नाम का अभियुक्त है। ये वादी को जानता था और उसको इस बात का अंदाजा था कि इसके पास अकाउंट में पैसा है, और जो अकाउंट में इसके पास पैसा है उस पैसे को लेने के लिए इसका मकसद था कि ये अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले इनका मोबाइल छीने और फिर उसकी जो सिम है उसका इस्तेमाल करते हुए अलग अलग डिजिटल पेमेंट्स के माध्यम से इस पैसे को निकालना इनका मेन मुख्य मकसद था। ने ऑपरेशन दहन अभियान के तहत 6 अगस्त 2026 को 34 एनडीपीएस मुकदमों में जब्त 26.323 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट कराए। नष्ट किए गए सामान में 20.750 किलोग्राम गांजा, 2 किलो डोडा, 1.148 किलोग्राम स्मैक हेरोइन और अन्य 2.425 किलोग्राम शामिल है। इसकी अनुमानित कीमत 2,49,97,500 बताई गई है। बाराबंकी, अयोध्या, कैंट, प्रतापगढ़, हरदोई और लखीमपुर थानों से लाया गया यह माल उच्च अधिकारियों और डीडीसी कमेटी की मौजूदगी में नष्ट किया गया। प्रतापगढ़ के एसपी दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले में एक अन्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किए गए सोने और चांदी के जेवरात, एक अवैध तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए जलपा नहर सैफाबाद के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार डब्लू वर्मा को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा तत्परता से पीछा कर घेराबंदी की गई। आत्मसात पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके उपरांत उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया। थाना आसपुर देसरा पुलिस द्वारा आज जलपा नहर सैफाबाद के पास एक व्यक्ति डब्लू वर्मा निवासी कंधई को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त व्यक्ति दिनांक 2 अगस्त 2026 को अमरगढ़ किले में हुई घटना में संलिप्त था व उससे संबंधित आभूषण उसके पास से बरामद हुए हैं। घायल को इलाज हेतु नजदीकी अस्पताल भेजा गया है व घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। पीलीभीत पुलिस को स्नैचिंग और टप्पेबाजी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। थाना बीसलपुर पुलिस ने स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल 2 शातिर अभियुक्तों को अवैध तमंचे, कारतूस और लूट के पीली धातु के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं ठप्पेबाजी की घटना का खुलासा सहायक पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया। खुशाला करते हुए बताया गया कि मामला 3 अगस्त 2026 का है। थाना बिलसंडा क्षेत्र के मार चौराहे के पास बाइक सवार 2 अज्ञात लोगों ने एक महिला के कान के कुंडल झपट लिए थे। इस मामले में थाना बिलसंडा में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक पीलीभीत सुकीर्ति माधव के निर्देशन पर गठित टीमों ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर 6 अगस्त को थाना बीसलपुर के रामलीला ग्राउंड के पास से दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में दोनों ने कबूल लिया कि उन्होंने एक महिला को बहला फुसलाकर उसके कानों से कुंडल उतारकर टप्पेबाजी की थी। दोनों पर बीएनएस और आर्म्स एक्ट की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। आरोपियों पर हमले से भी लूट और स्नैचिंग के मुकदमे दर्ज है। जनपद पीलीभीत में 2 घटनाएं बैक टू बैक हुई। सबसे पहली घटना 4 जून को थाना बीसलपुर क्षेत्र अंतर्गत
2 महिलाओं के द्वारा सूचना दी गई कि उनके साथ एक टप्पेबाजी की घटना हुई है, जिसमें कि दो पुरुष बाइक पर आए और उन महिलाओं को रिटर्न का प्रॉमिस करके उन लोगों ने उनके कुंडल ले लिए धोखेबाजी से। और दूसरी घटना 3 अगस्त की है थाना बिरसंडा में, जहां पे एक महिला के द्वारा सूचना दी गई कि 2 लोग मोटर बाइक पे आए और उन्होंने उसके कुंडल छीनकर वहां से भाग लिए। पुलिस अधीक्षक महोदय और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए थाना बिरसंडा की टीम के द्वारा इसमें 2 अभियुक्तों की अब तक गिरफ्तारी करी गई है, जिनका नाम है अभिषेक और दूसरे अभियुक्त का नाम है संजीव। दोनों ही थाना बीसलपुर के रहने वाले हैं और इस प्रकार की घटनाएं कारित करते रहते हैं, टप्पेबाजी की, कुंडल छीनने की जनपद में। इन दोनों की गिरफ्तारी 6 अगस्त को करी गई है और इनके पास से 2 अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस। हमीरपुर जिले में योगी सरकार के आदेश के बाद सावन महीने में नॉनवेज की दुकानों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने शहर भर में घूम घूम कर नॉनवेज की दुकानें बंद कराई। सड़क किनारे खुले में दुकानदार मीट की दुकानों में बिरयानी आदि बेच रहे थे। हमीरपुर शहर में पुलिस टीम ने बाजारों में जाकर दुकानदारों को सरकार के निर्देशों से अवगत कराया और सावन भर दुकानें न खोलने और खुले में नॉनवेज नहीं बेचने की हिदायत दी। अचानक हुई इस कार्रवाई से नॉनवेज दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं कुछ लोगों ने सरकार के फैसले का समर्थन भी किया। फिलहाल सावन महीने तक शहर में नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध और खुले में बिक्री पर रोक है। वहीं हिंदू नेताओं का कहना है कि अगर सावन के महीने में दुकान खोली जाती है और खुले में मीट बेचा जाता है तो प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे योगी जी को जो है आग दिखाने का काम कर रहे हैं। अगर सूबे के मुख्यमंत्री ने अगर आदेश किया 1 महीने के लिए, अगर बहुजन समाज के जो बहुसंख्यक समाज के लोग यहाँ रह रहे हैं, अगर उनको समस्या हो रही है, मान लीजिए, चूँकि सावन का महीना हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बहुत पवित्र महीना माना जाता है और इसमें जो है लगभग पूरा सनातनी जो है कांवड़ लेके जाने का काम करता है और जो है मंदिरों में प्रतिदिन पूजा अर्चना होती है, जगह जगह जो है महामृत्युंजय के जाप होते हैं, शिव जी का जो है अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है। तो इन सबको देखते हुए अगर जो अन्य लोग हैं, अगर वो लोग नियमित जो है मांस मच्छी की दुकानें खोल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो है हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। और मैं सरकार से मांग करता हूं, जो भी आपके सदन की अवहेलना कर रहा है, शासन द्वारा पारित कानून की अवहेलना कर रहा है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी लोग चेतेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो बजरंग दल बहुत जल्द जो है इन दुकानों को बंद कराने का काम करेगा। बरेली में आला हजरत फाजले बरेलवी का 108वां उर्से रज़वी का आगाज परचम कुशाई की रम्स के साथ हो गया है। वहीं रात में नातिया, मुशायरा और हुज्जातुल इस्लाम के कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। उर्स की सभी रस्में दरगाह प्रमुख हजरत मौलाना सुभान रजा खान की सरपस्त्री और सज्जादानशीन मुफ्ती असहन रजा कादरी की सदारत और सैयद हासिफ मियाँ की देखरेख में दरगाह परिसर और इस्लामिया मैदान में अदा की जा रही है। देश विदेश के कोने कोने से ज़ायरीन दरगाह पहुंच रहे हैं। 108वें उर्स ए रज़वी के मौके पर तिलियापुर से 108 मीटर लंबी चादर और अटा का स्थान सैर 108 टोकरी फूल दरगाह पर पेश किया गया। अकीदतमंद पहले आला हजरत वेलफेयर ट्रस्ट के सदर मौलाना अब्दुल्ला रजा कादरी के पास पहुंचे। उन्होंने दुआ करके चादरों के जत्थों को दरगाह की ओर रवाना किया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।